जय हिंद कमांडोज। कैसे हो? उम्मीद करो सब लोग बढ़िया होगे। चलो, तो एक बार फिर से आपका बड़ा भाई आपके सामने आया है कुछ नया लेके। तो आप सभी लोग एंजॉय करिएगा, ठीक है? चलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम लोग। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हम लोग प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं और प्रोनाउन बहुत जल्दी खत्म करके हम लोग आते हैं अपने एडजेक्टिव की तरफ से। आपका ये जो सिंटेक्स टॉपिक है ये बहुत जल्दी निपटा दूंगा मैं, ठीक है जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखो दोस्तों, कल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और हमारा जो चल रहा था बच्चों वो था डिमोस्ट्रेटिव। तो इसको हम लोग पहले फारिग करते हैं हम लोग। चलो, हेडिंग होगा बच्चे हमारा क्या? हेडिंग होगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कल इसके बारे में मैं बता चुका हूं, पिछली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। पिछली क्लासेस में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें होता क्या है बच्चों? तो इसमें होता है आपका दिस, दैट, दीज और दोज। ये चार होंगे। ये दिस दैट दीज दोज होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आपको याद रखना, दिस एक वचन होता है और इसका बहुवचन होता है बच्चों क्या? दीज। ऐसे ही दैट बहुवचन होता है और इसका सिंगुलर होता है, इसका बहुवचन होता है दोज। ये दोनों सिंगुलर होंगे और ये प्लूरल होंगे। अब आपको एक बात याद रखना है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि दिस आ रहा है या दैट आ रहा है, इसके साथ में जो नाउन आएगा वो आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये आएगा। अच्छा बेटा, अगर कहीं पे दीज आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? दीज आ रहा है या दोज आ रहा है, तो इसके साथ में आएगा बच्चे प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये आपको याद रखना है। यानी अगर बच्चों दिस और दैट का यूज करना चाहते हो तो सिंगुलर नाउन आएगा, दीज या दोज का यूज करना चाहते हो तो प्लूरल नाउन आएगा। ये बड़ा सिंपल सी बात होती है और आमतौर पर इन चीजों को सभी बच्चे समझता है, ठीक है। चलो बेटा, प्रगति आगे देखते हैं फिर हम लोग। क्या हो गया? यार क्या हो गया ये? चलो, उसके बाद आपको याद रखना, दिस और दीज जो होता है ना बच्चे, आप इसको बोलोगे दिस और दीज को आप लोग बोलोगे बच्चे क्या? हाँ, ये आता है पास वाली वस्तुओं के लिए। पास वाली वस्तुओं के लिए, पास वाली वस्तुओं के लिए दिस, दीज और दिस दोनों आएगा पास वाली वस्तुओं के लिए। ये हालांकि कल मैं करा चुका था, ठीक है, एक बार फिर से करा रहा हूं ये सब बातें। और बेटा फिर आपको याद रखना है, दैट और दोज आएगा दूर वाली वस्तुओं के लिए। दूर वाली वस्तुओं के लिए, दूर वाली वस्तुओं के लिए ये आता है, ठीक है। तो ये सब बातें मैं कल आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये सब बातें मित्रों मैं कल बता चुका हूं। आज इससे आगे की बात होगी। अरे बोलो हाँ, आज इससे आगे की बात होगी, ठीक है। चलो, तो यहां तक बेटा मैं कल डिस्कस कर चुका था। अगर आपको कॉपी करनी है तो आराम से वीडियो को रोक के एक बार ढंग से कॉपी कर लेना इन चीजों को, ठीक है जी। चलो, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। और बेटा अगला हेडिंग जो होगा हमारा वो रहेगा, एक काम करो, रूल वाइज पढ़ो आप इनको। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, यहां पे आ जाओ रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1, देखो रूल नंबर 1 में आपको सिंपल सी बातें लिखनी होती हैं। जैसे बोलेगा दिस आएगा, दीज बॉय आर माई स्टूडेंट। अब आप लोग बोलोगे सर इतना सिंपल पेपर में आएगा? बिल्कुल बेटा, इंटर में इतना ही सिंपल आता है, बहुत सिंपल आएगा बच्चे, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा दीज आएगा या दिस आएगा, दिस पेन्स आर कॉस्टली। ये ऐसे आएगा बच्चे,
ठीक है, दिस आएगा या दैट आएगा, दैट वॉज माइन या दिस वॉज माइन, दीज या दोज डेज, आई एम हैप्पी। ये 4 एग्जाम्पल हैं बच्चों, जो कि बहुत आसान है और आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही आएगा, ज़्यादा उल्टे तरीके से नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत आसान तरीके से पूछ लेगा। अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो पहले वाले को देखो, आर आ रहा है। आर का मतलब क्या बच्चे? बहुवचन आएगा, ओहो बहुवचन आएगा, या बॉयज कर लेना और यहाँ स्टूडेंट्स कर लेना, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें क्या आएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, आर अगर आ रहा है तो दीज आ जाएगा, और वैसे भी इसके साथ में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये रहा बहुवचन नाउन। कैसा नाउन है बच्चों? ये बहुवचन नाउन है। अच्छा इसको देखो, इसको देख लो, पेंस बहुवचन है, तो बेटा यहाँ पे दीज आएगा, दोज आएगा, ये देखना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की। किसकी बात हो रही है बच्चों? प्रेजेंट की। और प्रेजेंट हमारे पास होता है, प्रेजेंट हमारे बेहद करीब होगा, नजदीक होगा। तो जब भी प्रेजेंट की बात हो तो आप लोग बेटा इन दोनों में से किसको यूज करोगे? दीज को। दोज गलत है। प्रेजेंट में आपको आमतौर पर दीज का प्रयोग करना होता है और पास्ट में दोज का प्रयोग करना होता है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा नरेशन में कि दिस का दैट में चेंज होगा और दीज का दोज में। तो ये आप लोग कहां पे पढ़ोगे बच्चे? नरेशन में पढ़ोगे। अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन ये है वॉज। अब मैंने आपको यहाँ पे फिर पूछा कि दिस आएगा या बेटा दैट आएगा, तो फिर वही बात बच्चों, पास्ट में हम लोग आमतौर पर दैट और दोस का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट में आमतौर पर किसका प्रयोग करेंगे? दिस और दीस का। तो पास्ट है तो आप लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे? दैट का। फिर मैंने बोला दीज या दोज डेज, उन दिनों में खुश हूं या इन दिनों में खुश हूं। देखो इसका मतलब हो जाएगा दीस इन दिनों, और दोस्त का मतलब होता है उन दिनों। तो मैं खुश हूं उन दिनों या इन दिनों, तो आप लोग बोलोगे सर अभी आपने बोला कि प्रेजेंट सेंटेंस में प्रेजेंट में दीस का प्रयोग होगा और पास्ट में होता है दोस्त का। तो यहां पे बच्चे आप लोग किसका प्रयोग करोगे? दीस का। ये रहा आपका रूल नंबर 1, जो कि बेहद आसान होता है। ठीक है जी, चलो फिर आते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में लिखोगे टू शो कंपैरिजन। ये काम करो हिंदी में लिखो इन चीजों को। पहले मैं क्या करता हूं बच्चे, पहले मैं आपको एग्जांपल कराता हूं फिर समझाऊंगा। जैसे मैंने बोला द क्लाइमेट ऑफ आगरा, द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज कूलर देन जयपुर। द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज कूलर देन जयपुर। अब बच्चों मैंने यहां पे बोला कि आगरा का क्लाइमेट जयपुर से बढ़िया है। अब एक छोटी सी बात आप लोग बताओ, मैंने यहां पे बोला आगरा का क्लाइमेट, एक बार फिर से सुनो, आगरा का क्लाइमेट जयपुर से बढ़िया है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बकवास की बात होगी, भैया आगरा के क्लाइमेट का जयपुर से क्या कंपैरिजन होगा? अरे बोलो हाँ, क्या आगरा के क्लाइमेट का जयपुर से कंपैरिजन करोगे? तो भैया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबको पता होता है ये तो कि भैया कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होगा। आपको याद रखना है बच्चों, कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। तुलना हमेशा समान चीजों में होती है। तुलना हमेशा समान चीजों में होती है, यानी आपको याद रखना है शहर का कंपैरिजन शहर से होगा, लड़के का लड़के से होगा, क्लाइमेट का क्लाइमेट से होगा, ठीक है, लड़कियों का लड़कियों से होगा। जैसे मैंने बोला मेरी सैलरी तुमसे ज्यादा है,
तो आप लोग बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, मेरी सैलरी का तुमसे क्या कंपैरिजन। भैया सैलरी का कंपैरिजन सैलरी से होगा, तुमसे थोड़ी ना हो जाएगा। मेरी कार तुमसे महंगी है, इसका मतलब ये हुआ तुम लोग कम महंगे हो, मेरी कार ज्यादा महंगी है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो इस बेटा इस आधार पर आप एक बात समझ लो कि कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होता है, असमान चीजों में कंपैरिजन करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने बोला जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया, आई हैव मोर मनी देन माई वाइफ, मेरे पास पैसा ज्यादा है वाइफ कम है। तो ये तो गलत हो गया, नॉनसेंस हो गया बच्चों। तो मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा, वाइफ कम है। आई हैव मोर मनी देन माई वाइफ, क्या बकवास है यार ये तो, कि मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है वाइफ कम है। क्या पैसे का कंपैरिजन वाइफ से हो पाएगा? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी ना, कभी नहीं हो पाएगा। ना बेटा ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होगा। आगरा के लड़के मथुरा से लंबे हैं, क्या नॉनसेंस है यार। आगरा के लड़के ज्यादा लंबे हैं, मथुरा कम लंबा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगरा के लड़के मथुरा से ज्यादा लंबे हैं? भैया मथुरा कम लंबा, आगरा के लड़के ज्यादा लंबे हो गए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आगरा के लड़कों का कंपैरिजन मथुरा के लड़कों से होगा, आगरा के रेलवे स्टेशन का मथुरा के रेलवे स्टेशन से होगा, आगरा की लड़कियों का मथुरा की लड़कियों से, आगरा की बिल्डिंग्स का मथुरा की बिल्डिंग से, आगरा की सड़कों का मथुरा की सड़कों से, आगरा के वाहन का मथुरा के वाहन से, आगरा के बच्चे जो भी चीज है उसका कंपैरिजन मथुरा की सेम उसी चीज से होना है। तो हम लोग क्या सीखे बच्चे कि कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होगा। ठीक है, हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? तो कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होना है। चलो दोस्तों, जैसे बेटा यहां पे लिख देता हूं शहर का कंपैरिजन शहर से, ठीक है। गर्ल्स का कंपैरिजन गर्ल से होगा, छोरियों का छोरियों से, और छोरों का किससे हो जाएगा बच्चे? छोरों से हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन होता है। क्या समझे मेरे प्यारे कमांडोज? अगर आपको मेरी बात पल्ले पड़ी तो बेटा बताओ। आई होप आपको पल्ले जरूर पड़ी होगी, है कि नहीं? पड़ी है ना बच्चे? चलो, अब यहां पे मैंने बोला आगरा का क्लाइमेट जयपुर से बढ़िया है। अब एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि आगरा के क्लाइमेट का क्या जयपुर से कंपैरिजन होगा? तो आप लोग बोलोगे नहीं होगा। तो अब बेटा क्या करें हम लोग फिर सही तरीके से कंपैरिजन करने के लिए? तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस चीज का जिक्र यहां पे हुआ उसी चीज का जिक्र हम लोग देन के बाद करेंगे। यहां पे क्लाइमेट का जिक्र हुआ तो यहां भी क्लाइमेट की बात करनी पड़ेगी। जब भी बेटा ऐसे कंपैरिजन करना है तो आप लोग क्या करोगे, देन के बाद में या तो आप लोग दैट का प्रयोग करोगे या दोष का। अब बेटा दैट कब आएगा या दोष कब आएगा वो समझ लो बेटा। अगर वर्ब सिंगुलर है, मान लो आपकी सिंगुलर वर्ब है तो दैट का प्रयोग, और बेटा प्लूरल वर्ब है, तो दोष का प्रयोग। ठीक है जी। तो बेटा मैं इसको लिख के बताता हूं तुम लोगों को। हाँ भैया मेरे कमांडोज, मैं इसको लिख के बताता हूं। मैंने बोला द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज कूलर देन। अब सही तरीके से कंपैरिजन करना हो तो देन के बाद में क्या आ जाएगा बच्चे? या तो दैट आएगा या दोज आएगा। तो यहां पे बेटा वर्ब सिंगुलर आ रही है तो दैट का प्रयोग, उसके बाद में प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा बच्चों? उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन। और याद रखना प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? जो सब्जेक्ट में आ रहा है। तो यहां पे बच्चों ऑफ आ रहा है तो यहां पे भी क्या लिख दोगे? ऑफ। हाँ या ना? प्लस कंपैरिजन किससे हो रहा है बेटा? जयपुर से। तो यहां लिख लो जिससे कंपैरिजन हो, जिससे कंपैरिजन हो, जिससे कंपैरिजन हो, जिससे कंपैरिजन हो। तो यहां पर किससे कंपैरिजन हो रहा है? जयपुर से।
तो यहां आ जाएगा बच्चे जयपुर। ये रहा बच्चे आपका क्या, ये रहा आपका बच्चों उत्तर। ये क्वेश्चन हमारा गलत है, ये आपका सही है। आप इसको एक बार फटाफट कॉपी कर लो सभी मेरे प्यारे कमांडोज, मेरे प्यारे भैया बंधु, इसको कॉपी करो। उसके बाद में मैं आपको आगे बताता हूं। मैं बहुत एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलो हो गया सभी का, आराम से कॉपी कर लेना, ठीक है जी। मैं फिर इसको आगे बढ़ा रहा हूं। एक क्वेश्चन और लिखो। द बॉयज ऑफ आगरा इज बेटर देन, टॉलर देन, इज टॉलर देन टूंडला। मैंने बोला आगरा के लड़के टूंडला से लंबे हैं। अब आगरा के लड़के टूंडला से लंबे हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आगरा के लड़कों का टूंडला से कोई कंपैरिजन होगा? तो बेटा नहीं होगा। भैया इधर आगरा के लड़के हैं तो इधर कौन होना चाहिए? टूंडला के लड़के। इधर आगरा की रोड होती तो इधर कौन होता? टूंडला की रोड। इधर आगरा की लड़कियां होती तो इधर कौन होता बच्चे? टूंडला की लड़कियां। मामला बराबरी का होगा, हाँ या ना? अब बच्चे आप लोग कैसे लिखोगे इसको, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस वाक्य को लिखने के लिए आपको पहले दिन तक जाना पड़ेगा। द वॉइस ऑफ आगरा इज टॉलर देन, द वॉइस ऑफ आगरा इज टॉलर देन। और देन तक आ गए बच्चे? देन के बाद में या तो दैट आएगा या दोज आएगा। तो यहां पे इसको देखो बेटा, ये कैसा है, या ये देखो वर्ब, ओहो वर्ब आएगा आर, आई एम सॉरी, ये हमसे गलत होएगा वाह, ये हमसे गलत होएगा वाह। यहां पे आएगा बच्चे आर और यहां पे भी आएगा आर। तो मैंने बोला द वॉइस ऑफ आगरा आर टॉलर देन। अब बेटा एक छोटी सी बात बताओ, वर्ब हमारा कैसा आ रहा है? बहुवचन, तो आएगा दोज, हाँ या ना? और प्रेपोजिशन देखो, सब्जेक्ट में कौन सा आ रहा है बच्चे? ऑफ आ रहा है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे? ऑफ आ जाएगा। और किससे कंपैरिजन हुआ? टूंडला से हुआ, तो या टूंडला आ जाएगा। मेरे प्यारे कमांडोज समझे कि नहीं समझे? ठीक है जी। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। फिर मैंने लिखा द गर्ल्स ऑफ माई क्लास, द गर्ल्स ऑफ माई क्लास आर more intelligent than एक काम करो, इसको हटा के दूसरा लिखते हैं बढ़िया सा। हम तो हैं तेरे दोस्तों में। चलो एक एग्जाम्पल और लिखा बच्चे हमने। मैंने लिखा हाँ जी, तो मैंने लिखा द बिल्डिंग्स ऑफ आगरा, द बिल्डिंग्स ऑफ आगरा आर बेटर देन मथुरा। ये रहा बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। आपको यहां पे आंसर लिखना है, लिख के बताओ। ये मेरा क्वेश्चन है सभी मेरे भाई बंधुओं के लिए, प्लीज सभी आप इसका उत्तर लिख के दिखाओ। और अगर किसी भी बच्चे को समस्या है तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके। जल्दी करो, हाँ जी जल्दी करोगे।
यहां तक मेरे किसी भी भैया बंधु को समस्या हो तो बेटा जल्दी बताओ प्लीज, वरना फिर आगे चल रहा हूं मैं। किसी भी भैया बंधु को समस्या तो नहीं है? जल्दी बताओ प्लीज, कमेंट करके प्लीज। मेरे किसी भी भैया बंधु को समस्या हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। बाकी आप लोग अपने दोस्तों को तो जोड़ोगे नहीं। लाइव आने मात्र 5 6 7 8, इसके अलावा ज्यादा लाइव आएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग निहायत ही बेकार आदमी हो। ठीक है, आप सहायता तो नहीं कर सकते ना मेरी। मान लो अगर आप लोग सहायता करोगे तो भैया के चैनल पे बहुत ज्यादा लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपका नुकसान हो जाएगा उससे, है ना जी। नालायको, कम से कम थोड़ा सा तो भैया हेल्प कर दिया करो यार। हो गया कि सभी का? चलो दोस्तों, इसका उत्तर देखते हैं फिर हम लोग। इसका उत्तर देखो दोस्तों, मैंने बोला द बिल्डिंग्स ऑफ आगरा आर बेटर देन। अब बेटा वर्ब आ रहा है, बहुवचन तो क्या करोगे? दोज, और प्रीपोजिशन हमारा आएगा ऑफ, सब्जेक्ट में ऑफ है, और यहां पे किससे कंपैरिजन हो रहा है? मथुरा से, तो मथुरा आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये रहा आपका बच्चों क्या? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। पेपर में इतना ही आएगा। यहां तक किसी भी भैया को समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप करके बता दे, या क्या करेगा बच्चे? बिल्कुल, या कमेंट बॉक्स में बता दे। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं एक बार फिर से, 8865947171। इस पर व्हाट्सअप करके बता दे मुझे, इस पर व्हाट्सअप कर दे, ठीक है जी। तो आपको सब चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा रहेगा बच्चे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और बेटा इसमें अगला एक और पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आपको याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है रिफ्लेक्सिव हुआ या एम्फेटिक हुआ, ये दोनों दिखने में सेम होंगे। ये दोनों प्रोनाउन, ये दोनों प्रोनाउन दिखने में समान होते हैं, दिखने में समान होते हैं। ये दोनों प्रोनाउन दिखने में समान होते हैं, तथा काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तथा काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तथा इनका काम करने का तरीका बच्चों कैसा हो जाएगा? अलग अलग होता है। तो भैया काम करने का तरीका इनका अलग होता है, और दिखने में ये दोनों सेम होंगे। ठीक है जी, इतना तो आसान है, सभी को पता होता है यार। आप अब इतने बच्चे भी नहीं हो। हाँ या ना? क्यों भैया, छोटी बच्ची हो क्या? क्यों? ठीक है, चलो। अब देखो, आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते तो लिख सकते हो सेम लुक, सेम लुक बट वर्क डिफरेंटली। दिखने में तो बेटा ये सेम होंगे, काम अलग अलग करेंगे। दिखने में सेम होंगे, काम अलग अलग करेंगे। तो सेम लुक बट वर्क डिफरेंटली। ठीक है बच्चों, ये इसका हो गया, ये हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में हो गया। अब ये दिखने में कैसे होते हैं बेटा वो समझ लो। जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ठीक है, इट सेल्फ, themselves, yourself, yourselves। yourselves और वन सेल्फ।
ये लिख लो बेटा, ये इसमें आएंगे सभी के सभी। ये आपका क्या होगा बच्चे, रिफ्लेक्सिव होगा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों फटाफट इसको कॉपी कर लो, सभी मेरे प्यारे बच्चों इसको फटाफट कॉपी करिएगा, जल्दी करो। देखो दोस्तों एक बात समझ लो आप लोग, हालांकि मैं मोटिवेट नहीं करना चाह रहा, मैं मोटिवेट क्या करूं तुम लोगों को, तुम लोग मेरे सामने होते तो मैं आपको फिर समझाता चीज़ों को। बस मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, अगर मेरे प्यारे कमांडोज को जिंदगी में कुछ करना है, तो बेटा 12th में अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया बेटा, मैं डिफेंस को पढ़ाता हूं, ठीक है, डिफेंस ले लो या बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिनका अपना क्राइटेरिया होता है 12th के एग्जामिनेशन, 12th के जो मार्क्स का। अगर आपके 12th के मार्क्स सही से हैं तो आप बहुत सारे एग्जामिनेशन को दे सकते हो, फेस कर सकते हो। अगर आपके 12th के एग्जामिनेशन में मार्क्स कमा रहे हैं बच्चे, इसका मतलब ये कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। जैसे मैं आपको क्राइटेरिया बताऊं, मान लो आप लोगों में से कोई डिफेंस में जाना चाहता है, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, नेवी वगैरह में ज्वाइन करना चाहता है, तो बेटा आपको एक बात याद रखना, उस केस में आपका कॉल लेटर तभी आएगा जो इंग्लिश में आपके 50 नंबर से ज्यादा होंगे। अब एक मेरा प्यारा कमांडो पिछले साल मेरे पास में आया, तो इंटेलिजेंट था बहुत ज्यादा, उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी, इंग्लिश बहुत अच्छी, मैथ्स बहुत अच्छा, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ कि उसके इंग्लिश में 49 मार्क्स से उसने क्या किया कि बिना पूछे हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। जैसा कि आपको पता होगा मैं आरकेटी में पढ़ाता हूं भगवान टॉकीज पे, तो उसने आरकेटी को ज्वाइन कर लिया। उसको 3 महीने हो गए, 3 महीने तक उसने किसी से पूछा भी नहीं कि मेरे इंग्लिश में 49 मार्क्स हैं। अब 3 महीने बाद जब मैं क्लास में एक दिन बता रहा था इसी बातों को, तो उस बच्चे को तब पता चला कि ऐसा भी होता है। तो उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर मेरे 49 मार्क्स हैं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अब मुझे नहीं पता कि मेरे 49 मार्क्स कैसे रह गए, अब ये बताओ मैं एयरफोर्स दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। तो फिर मैंने उसको मना किया कि बेटा अगर किसी बच्चे के 49 मार्क्स हैं इंग्लिश में तो वो एग्जाम नहीं दे सकता एयरफोर्स का। तो भैया इतना परेशान हुआ, ये मानो कि बुरे तरीके से टूट सा गया था वो। फिर मैंने उसको समझाया क्योंकि 3 महीना उसका ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, उसकी हमारी फीस थोड़ी सी महंगी है, ठीक है, तो फीस भी काफी बर्बाद, उसके पैसे भी बर्बाद हो गए। उसके बाद उसको मालूम चला था, अब बता रहा था, बोला गुरुजी मैंने बहुत मेहनत की थी इंग्लिश में फिर भी मेरे 49 मार्क्स आए, मैं क्या करूं। ये बता रहा था कि अगर मेरे सही से मतलब अगर मुझे एयरफोर्स को देने का मौका मिला तो पहली बार में एयरफोर्स मेरा पास हो जाएगा। तो मैं इससे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि इंग्लिश का अपना वजूद है। आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आगे जाके बहुत से एग्जाम दे लेना, कोई सा भी तो नहीं, खैर बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें बेटा आपका इंग्लिश के मार्क्स चेक किए जाएंगे कि अगर आपके इंग्लिश के मार्क्स अच्छे हैं, 50 से ऊपर है या 60 से ऊपर है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। जैसे बहुत सारी पोस्ट हैं बेटा, एयरफोर्स मैंने बता दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती है जिसमें ग्रेजुएशन में आपके 60% होने चाहिए, प्लस इंग्लिश का भी क्राइटेरिया है उसमें, बहुत सारे ऐसे पेपर हैं। तो इंग्लिश को लाइटली मत लेना, वरना बच्चों आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो प्लीज़ सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इंग्लिश को लाइटली मत लेना।